बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर दो वर्ड से मिलके बना है, थर्म और रेजिस्टर। थर्म हरारत को कहते हैं और रेजिस्टर करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले को कहते हैं। तो इट इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, ये हरारत को सेंस करने वाला रेजिस्टर है। तो सेंसिटिव, हरारत के लिए ये हसास है, यानी हीट की वजह से या इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो इसकी दो किस्में हैं। कौन कौन सी दो किस्में हैं? एक है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसमें अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव होती है। और ये जो पीटीसी है, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है, इसमें टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इधर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम, अल्फा नेगेटिव, इधर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा और अल्फा पॉजिटिव होता है। थर्मिस्टर्स किससे बनाए जाते हैं? तो ये हमने लिखा, थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग द सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स अंडर हाई प्रेशर। सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर गर्म करके हम थर्मिस्टर्स को बनाते हैं। सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स क्या होते हैं? ये बनाए जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स के मिक्सचर से। तो यही हमने लिखा, सेमीकंडक्टर्स सिरेमिक्स आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स सच एज मैंगनीज डाइऑक्साइड, कोबाल्ट डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड, फेरम डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। तो ये इनसे बनाए जाते हैं मुख्तलिफ मेटल ऑक्साइड्स के मिक्सचर से। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है? वो कहता है कि दीज ceramics are pressed into desired shapes and baked at high temperatures। इन सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स को अपनी मर्जी की शक्लों में ढाल लिया जाता है और इनको फिर बेक किया जाता है, जिस तरह केक को बेक किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको पकाया जाता है। जिस तरह ईंटों को पकाया जाता है, इसी तरह इनको आप कह लें पकाया जाता है। शेप्स ऑफ थर्मिस्टर आर बीड्स, रॉड्स, वॉशर्स, डिस्क और प्रॉब्स एट्सेट्रा। जो थर्मिस्टर्स होते हैं उनकी जो शक्ल है वो मोतियों की तरह होती है, या रॉड्स की तरह होती है, या वॉशर्स की तरह होती है, या डिस्क की तरह होती है, या प्रॉब्स की तरह होती है। वॉशर्स ऐसी शेप्स को कहते हैं जिस तरह सीडी डिस्क नहीं होती, बिल्कुल इसका छोटा सर्कुलर फॉर्म होता है, ये डिस्क की फॉर्म में होती है, दरमियान में इसके होल होता है, जिस तरह सीडी डिस्क के सेंटर में होता है, लेकिन इसका साइज़ बहुत कम होता है। तो ये प्रॉब्स की शक्ल में भी होती है, मोतियों की शक्ल में भी होती है। तो मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ सर्किट्स में, जिस तरह की वहाँ पर स्पेस अवेलेबल होती है उसके एतबार से हम इनको अपने डिज़ायर्ड शेप्स के अंदर जो है वो ढाल लेते हैं। एक कंपनी एक मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई थर्मिस्टर लगाना चाहती है, या एयर कंडीशनर के अंदर लगाना चाहती है, या रेफ्रिजरेटर के अंदर लगाना चाहती है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर जिस तरह की स्पेस है उसके एतबार से वो थर्मिस्टर की शेप को यूज़ कर सकती है। अब इसके यूजेस क्या हैं? तो हमने लिखा, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर जो हैं आर यूज टू मेजर लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 केल्विन एक्यूरेटली। तो जो हाई टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर को, 10 केल्विन तक के टेम्परेचर को बिल्कुल ठीक ठीक मालूम करने के लिए। दे आर यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ ओवन एंड रेफ्रिजरेटर्स। ओवन और रेफ्रिजरेटर और उसके साथ एयर कंडीशनर, इनमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है? हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें हम अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट करना चाहते हैं। अब क्या होगा? 26 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, अब टेम्परेचर के कम होने से थर्मिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो करंट के फ़्लो को रोक देगा। कंट्रोलिंग जो उसका पैनल है उसके ज़रिए से करंट के फ़्लो को रोक देगा, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर ट्रिप कर जाएगा। और जब जो है वो टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एनटीसी जो है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम और टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड से तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी।
जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगी तो कंट्रोल सेक्शन जो है इसका कंट्रोल पैनल वो करंट को फ्लो करने देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम और करंट का फ्लो दोबारा शुरू हो जाएगा और एयर कंडीशनर दोबारा ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो ऑन होगा और 26 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ट्रिप करेगा। इस तरह बकिया टेम्परेचर्स के ऊपर बकिया कोरिस्पॉन्डिंग थर्मिस्टर्स हम यूज़ करते हैं। फिर इसके साथ जो है फायर अलार्म जो है, फायर अलार्म ये हीट सेंसर है। अगर कहीं पे हम किसी कंपनी में किसी जगह पर हम जो है वो ये देखना चाहते हैं कि अगर आग लग जाए तो फ़ौरन बेल हो जाए या आग लगे तो फ़ौरन अलार्म बजना शुरू हो जाए ताकि हमें पता चल जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, तो वहाँ पर हम जो है वो थर्मिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। थर्मिस्टर्स जो है ये टेम्परेचर सेंसर होते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से आग लगती है तो टेम्परेचर यकदम बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट का फ्लो अलार्म को जो है वो शुरू हो जाएगा और वो रिंग करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फ़ौरन पता चल जाएगा कि फायर अलार्म जो है वो ऑन है, कहीं पे आग लगी है। इसके साथ वो कह रहा है दे आर यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर को रोकने के लिए हम थर्मिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। पीटीसी क्यों इस्तेमाल करते हैं? पीटीसी इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है एक हद से ज़्यादा गर्म हो गई, तो जब हद से ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो अब उसको करंट की मुसलसल सप्लाई उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो पीटीसी टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है थर्मिस्टर, उसमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो करंट का फ्लो रोक देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फर्दर करंट सप्लाई नहीं होगा और वो फिर मज़ीद आगे ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं होगी। जैसे ही वो थोड़ी ठंडी होगी उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से उसका जो थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट का फ्लो दोबारा शुरू हो जाएगा और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उनको ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। थर्मिस्टर्स बिहेव एज टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इनको ये बिहेव करते हैं। विच कन्वर्ट चेंज इन टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जो चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मार्केट के अंदर सिर्फ टेम्परेचर सेंसर ही यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रेशर सेंसर, रेन सेंसर और साउंड सेंसर जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ तरह के सेंसर जो हैं ये अपने चेंज इन दैट फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आगे चीज़ों को ऑन या ऑफ़ करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? तो दो तरह से हमने इसको डिफ़ाइन किया है। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। एक बैटरी यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम है 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी सप्लाई करती है उसकी पावर भी उतने वाट होगी। फर्ज करें अगर एक बैटरी 1 सेकंड के अंदर 1 जाउल की एनर्जी सप्लाई करती है तो 1 जाउल पर सेकंड यानी उसकी पावर 1 वाट होगी। और अगर एक बैटरी 1 सेकंड के अंदर 2 जाउल की एनर्जी सप्लाई करती है तो उसकी पावर 2 वाट होगी। अगर एक बैटरी 1 सेकंड के अंदर 3 जाउल की एनर्जी सप्लाई करती है तो उसकी पावर 3 वाट होगी। और अगर एक बैटरी 1 सेकंड के अंदर 1000 जाउल की एनर्जी सप्लाई करती है तो उसकी पावर 1000 वाट होगी। तो इसी के लिहाज से हम बैटरीज की पावर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा इसकी डेफिनेशन ये है, द रेट एट विच वर्क इज़ डन टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन द सर्किट। ये वो रेट है, वो शरह है जिसमें बैटरी काम करती है। क्या करने के लिए काम करती है? चार्जेस के ऊपर काम करती है ताकि वो सर्किट के अंदर एक यकसा करंट को, एक स्टेडी करंट को, यूनिफॉर्म करंट को सेटअप कर सके। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम। अब एनर्जी सप्लाइड ये किसके बराबर होती है? हमने ये एक सर्किट ड्रॉ किया है। इस सर्किट में हम ये कह रहे हैं कि बैटरी जो है पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर वर्क करके उनको लोअर पोटेंशियल से उठाकर जो है वो हायर पोटेंशियल पे ले आती है और वो चार्जेस उस एनर्जी को लेकर आउटर सर्किट में मूव करते हैं। यहाँ पर रेजिस्टर से मुराद ज़रूरी नहीं आर है, ये इलेक्ट्रिक फ़ैन भी हो सकता है। इस रेजिस्टर से मुराद इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, फ़ैन की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये चार्जेस जब आउटर सर्किट में मूव करते हैं तो अपनी एनर्जी जो इन्होंने बैटरी से एब्जॉर्ब की थी इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डिलीवर करके दोबारा यहाँ पर खाली हाथ आ जाते हैं।
बैटरी दोबारा इनको एनर्जी सप्लाई करती है, ये दोबारा आउटर सर्किट में मूव करते हैं, यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करते हैं, देते हैं और दोबारा खाली हाथ यहाँ पर आ जाते हैं। ये समझाने के लिए कहा जा रहा है। और फिर बैटरी मुसलसल इनको एनर्जी सप्लाई करती है, इधर से एनर्जी लेते हैं, इधर देते हैं, इधर से लेते हैं, इधर देते हैं। तो बैटरी के बार बार एनर्जी सप्लाई करने की वजह से बैटरी की अपनी एनर्जी, अपना वोल्टेज क्या होता रहता है, कम होता रहता है। जिस तरह हम वॉल क्लॉक में 1.5 वोल्ट का सेल डालते हैं, अब वो सेल मुसलसल एनर्जी सप्लाई करता है, जिसकी वजह से वॉल क्लॉक जो है उसकी सुई घूमती रहती है, वो चलता रहता है, या उसके डिजिट्स डिस्प्ले होते रहते हैं। तो वॉल क्लॉक जो है उसके सेल का पोटेंशियल मुसलसल एनर्जी के सप्लाई करने की वजह से कम होना शुरू हो जाता है। फर्ज करें पहले 1.5 वोल्ट था, अमूमन सेल जो होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट होता है। तो कुछ अरसे के बाद वो 1.4 हो जाएगा, फिर 1.3 हो जाएगा, 1.2, 1.1, 1, फिर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस बैटरी का पोटेंशियल इस आउटर सर्किट यानी वॉल क्लॉक जो है उसके सर्किट के पोटेंशियल के बिल्कुल बराबर हो जाता है। जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो खैर हम कह रहे हैं, हमने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये 12 चैप्टर में फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पेज नंबर 15 आपकी टेक्स्ट बुक का है, कि वोल्टेज बराबर होता है वर्क ओवर चार्ज के। डेल क्यू को उठाकर इधर ले जाएं तो डेल क्यू इज इक्वल टू V डेल क्यू। डेल डब्ल्यू जो है, ये डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू V डेल क्यू। डेल डब्ल्यू जो है, डेल्टा डब्ल्यू, ये एक्चुअल में वो वर्क है जो बैटरी इन चार्जेस के ऊपर कर रही है, और V बैटरी का वोल्टेज है, और डेल क्यू वो चार्जेस हैं जो फ्लो कर रहे हैं सर्किट के अंदर। तो हमने कहा डेल डब्ल्यू क्या चीज़ है, वर्क डन बाय द बैटरी। ये बैटरी का किया जाने वाला वर्क है। जब बैटरी वर्क करती है चार्जेस को के ऊपर, तो चार्जेस को, बैटरी का किया जाने वाला वर्क चार्जेस की एनर्जी बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी लेकर जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो हम ये कहते हैं वर्क डन बाय द बैटरी, ये वर्क है जो बैटरी कर रही है, और ये बराबर किसके, एनर्जी सप्लाइड के। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं बैटरी जितना वर्क करती है उतना ही चार्जेस के ऊपर एनर्जी सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं इसको फेंकता हूँ तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया, मेरा किया जाने वाला वर्क, उसकी वजह से ये चार्जेस मूव करेंगे, तो वो वर्क इनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ, चार्जेस के ऊपर बैटरी ने वर्क किया तो पहले उनकी पोटेंशियल एनर्जी बना, जब वो मूव किए तो काइनेटिक एनर्जी बना। तो हमने कहा कि जो बैटरी वर्क कर रही है वो चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करने के मुतरादिफ है, उसके बराबर है, और उसकी वैल्यू V डेल क्यू है। तो हमने लिख दी यहाँ पर V डेल क्यू। तो फिर इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला है एनर्जी ओवर टाइम, ये पावर के बराबर होता है। इस फार्मूले में एनर्जी सप्लाइड की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या वैल्यू थी, एनर्जी सप्लाइड को हमने डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, ये वर्क भी है, एनर्जी सप्लाइड भी है, और इसकी वैल्यू क्या है, V डेल क्यू। तो वो यहाँ पर लिख दी, ये अगले स्टेप में यहाँ पर V डेल क्यू। डेल क्यू ओवर डेल टी, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये बराबर होता है करंट के। तो इसकी जगह पर अगले स्टेप में करंट लिख दिया। तो ये P वैसे ही लिखा, इक्वालिटी वैसे, और V वैसे, डेल क्यू ओवर डेल टी की जगह पर हमने I लिख दिया। वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ये पावर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये पावर का एक फार्मूला है, ये वर्क ओवर टाइम ये एक फार्मूला था, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट ये दूसरा फार्मूला है। अब इसी के साथ अगर हम इसको ऐसे लिखें, हमें पता है ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हम इस V की जगह पर आई आर लिख दें, ये I वैसे का वैसे, तो I से I मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर R बन जाएगा। तो ये वाला फार्मूला P इज इक्वल टू VI, ये फार्मूला वैलिड है जब हमें बैटरी की वोल्टेज, बैटरी की पावर निकालनी हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। बैटरी का कितने वोल्ट की है और कितना करंट उसे आउटर सर्किट में फ्लो कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बैटरी की पावर आ जाती है। और ये जो I स्क्वायर R है ये पावर निकालने का फार्मूला है उस पावर का जो रेजिस्टर में डिसिपेट हो रही है। डिसिपेट का मतलब खर्च या ज़ाया हो रही है जो रेजिस्टर के अंदर। तो रेजिस्टर के अंदर पावर जो डिसिपेट हो रही है, खर्च हो रही है या ज़ाया हो रही है, उसको निकालने का फार्मूला I स्क्वायर R, और बैटरी की पावर निकालने का फार्मूला वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अच्छा एक और फार्मूला है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर किसके होगा, इस R को V के डिवीजन में ले जाएं, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो ये हमने किया, हमने इस I की जगह पर V ओवर R लिख दिया। देखें पावर वैसे ही लिखी, इक्वलिटी वैसे ही, इस I की जगह पर हमने V ओवर R लिख दिया, उसका स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये वाला स्क्वायर, और इसके साथ क्या था R, तो हमने R लिख दिया। तो ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। ये देखें
ये वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर बन गया, ये वाला आर इस आर स्क्वायर से कट गया, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो अब पावर के हमने तीन फार्मूले पढ़ लिए, एक तो हमने वी आई पढ़ा, दूसरा हमने आई स्क्वायर आर पढ़ा, तीसरा हमने वी स्क्वायर ओवर आर पढ़ा, ये तीनों हमने लिख दिए। तो अच्छा, ये यहाँ पर मैंने बैटरी लिखा, ये भी रेजिस्टर के लिए है, रेजिस्टर के अक्रॉस में, ये बैटरी गलती से लिखा गया, रेजिस्टर के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टमीटर से चेक कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस कितनी है, इन दोनों का रेशो ले लें इस तरह से स्क्वायर लेकर, तो हमारे पास रेजिस्टर के अक्रॉस में पावर आ जाएगी। तो रेजिस्टर के अक्रॉस में पावर जो डिलीवर हो रही है या डिसिपेट हो रही है, उसको इस फार्मूले से भी और दूसरे फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है जो नीचे लिखा हुआ है। और ये जो P इज इक्वल टू वी आई का फार्मूला है, ये वाला, ये बैटरी के लिए है कि बैटरी कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रही है और कितना करंट उसमें से निकल रहा है आउटर सर्किट में, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बैटरी की पावर आ जाएगी। अच्छा, अब ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है ये वाट है, तो इसका हम चार तरह से डिफाइन करेंगे। एक डेफिनेशन तो मैंने लिखी है, ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या है, इफ 1 जूल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी इन 1 सेकंड देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। अगर एक बैटरी 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी सप्लाई करती है तो उसकी पावर 1 वाट। अगर एक बैटरी 1 सेकंड में 2 जूल एनर्जी सप्लाई करती है तो पावर 2 वाट। 1 सेकंड में 3 जूल एनर्जी सप्लाई करती है तो 3 वाट। 1 सेकंड में 5 जूल एनर्जी सप्लाई करती है तो पावर 5 वाट, अप टू सो ऑन। एक तो वाट की डेफिनेशन ये थी। अब इस फॉर्मूले से वाट की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, लिखेंगे, हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, हम कहेंगे इफ 1 एम्पेयर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। या हम ये कहेंगे इफ 1 एम्पेयर करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर of resistance 1 ohm then power dissipated in the resistor is said to be 1 watt। ये मैंने डेफिनेशंस लिखी नहीं है, बोल रहा हूँ, कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं पावर if potential difference of 1 volt if potential difference of 1 volt is applied across a resistor of resistance of resistance 1 ohm then power dissipated in the resistor is said to be 1 watt। मैं फिर रिपीट करता हूँ, if 1 volt potential difference applied across a resistor of resistance 1 ohm then power dissipated in the resistor is said to be 1 watt। फिर उसके बाद जो है पावर की भी सीरीज कम्बिनेशन होती हैं और पैरेलल कम्बिनेशन होती हैं। अगर बहुत सारे बल्ब या बहुत सारे इलेक्ट्रिक फैंस आपने सीरीज में लगा दिए हैं, उन सब की पावर निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला ये है 1/PE इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। और अगर सबकी पावर सेम है, ये P सबकी सेम है, तो फिर इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए सीरीज कम्बिनेशन में तो PE इज इक्वल टू P/N। तो याद रखिएगा, सीरीज कम्बिनेशन में चीज़ें लगाने से उनकी इक्विवेलेंट, उनकी मसावी, उनकी टोटल पावर जो है वो कम हो जाती है। और पैरेलल कम्बिनेशन में पावर निकालने का फॉर्मूला है P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन। अगर ये सारे के सारे बराबर वैल्यू की पावर्स हैं तो हम इसको N पे लिखते हैं। N इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की तादाद है। अगर बल्ब है, फर्ज करें 3 बल्ब लगाएं तो N की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बल्ब की वैल्यू पावर 100 वाट है तो ये 3 और मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा, 300 बन जाएगा। अगर 5 बल्ब लगाएं इक्वल वैल्यू के तो हम यहाँ पर N की जगह पर 5 लिखेंगे और P की जगह पर हर उनमें से हर एक बल्ब की जो पावर है वो यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, ये MCQs के अतबार से बता रहा हूँ। बाद स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेज पे बता रहे थे कि सर आप MCQs है वो नहीं करवा रहे। फिर ये जो एडिशनल पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूँ, ये सारे एडिशनली तो बता रहा हूँ, और ये क्या है, MCQs बन सकते हैं। और याद रखिएगा, घर में जितनी भी होम अप्लाइंसेज हैं वो सारी की सारी पैरेलल में लगी होती हैं और उनके पावर निकालने का फार्मूला, इक्विवेलेंट पावर निकालने का फार्मूला ये है। और उसके साथ साथ जो है ये हम जो है, जी सर हुक्म, हेलो जी सर, फर्स्ट ईयर बच्चियों का ग्रुप शुरू किया है। वो आज तो उसकी टाइमिंग है 6 बजे और मंडे से टाइमिंग उसकी चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह, वो होगी 5:30 बजे सुबह, फजर के फ़ौरन बाद। हाँ जी, फजर के फ़ौरन बाद। हाँ जी, आज, हाँ जी, आज नहीं, आज 6 बजे असर के बाद। हाँ जी, आज बच्चियाँ आएंगी असर के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, मॉर्निंग में वो बच्चे कह रहे थे कि मॉर्निंग में कर दें 5:30 बजे।
हाँ जी, फर्स्ट ईयर गर्ल्स का बिल्कुल बच्चे का। हाजिर सर, हाजिर, मोस्ट वेलकम, हाजिर सर। ठीक, वेलकम सर, वेलकम। तो हम लोग पढ़ रहे थे अच्छा, इफ़ 100 watt, 200 watt and 300 watt bulbs are connected in series, then which of them will show maximum brilliance? तो अगर फर्ज करें ये तीन बल्ब हमने सीरीज में लगा दिए, एक 100 वाट का है, दूसरा 200 वाट का है, तीसरा 300 वाट का है, तो कौन सा ज़्यादा ग्लो शो करेगा, ब्रिलियंस, चमक शो करेगा, रोशनी ज़्यादा कौन सा देगा? तो फॉर्मूला ये है H=I²RT। ये ऑब्जेक्टिव बनता रहता है बच्चे। आप लोग फिर जो है वो कहते हैं कि जी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स नहीं बता रहे, ये ऑब्जेक्टिव के ही हैं, मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए, बस ये किया है। तो खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इन बल्ब्स में इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं और उनमें हीट इफेक्ट की वजह से जो है वो रोशनी पैदा होती है और फार्मूला है I²RT। I²RT। अब आई तो सब में सेम होगा, करंट सब में सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले एक दो लेक्चर्स पहले बताया था, सीरीज कम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम है, तो करंट सेम और सारे बल्ब जब ग्लो करेंगे तो सेम टाइम के लिए टी भी सेम है। आर सबका सेम नहीं है, पावर और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये फॉर्मूला आपको बता रहा है, पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, और जिस बल्ब की पावर सबसे कम उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। तो ये इन्वर्सली रिलेशन है इनका। तो ये यहाँ पर है, ये जो 100 वाट का बल्ब है इसकी पावर सबसे कम, इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। जब आर इसका सबसे ज़्यादा होगा तो आर के ज़्यादा होने की वजह से हीट इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा इसी में होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रोशनी यही देगा। आप कहेंगे जी समझ नहीं आया, ये आप क्या कह रहे हैं, हम तो 100 वाट का बल्ब लगाते हैं तो उसकी रोशनी कम होती है और 300 वाट के बल्ब की रोशनी ज़्यादा होती है। भाई आप लोग पैरेलल में लगाते हैं, घर में जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं वो पैरेलल में होती हैं। अगर हम इन्हें सीरीज़ में लगा दें तो 100 वाट जो है उसके बल्ब की रोशनी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका आर सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे रोशनी 200 वाट की और तीसरे नंबर पे सबसे कम रोशनी 300 वाट बल्ब की होगी। अच्छा, अगर इन्हीं बल्ब्स को हम पैरेलल में लगा दें तो फिर क्या होगा, ये पैरेलल पैरेलल पैरेलल, अब तो क्या है सबके क्रॉस में वोल्टेज सेम, इसके क्रॉस में वोल्टेज सेम, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। अब करंट डिफरेंट कैसे कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पर करंट कम फ्लो करता है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसकी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली है, इसकी पावर सबसे कम, इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। अगर इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो जो करंट इधर से इधर आ रहा है उसकी वैल्यू सबसे कम। जब करंट की वैल्यू सबसे कम तो करंट के कम होने से हीट इफेक्ट भी कम होगा। अब बात स्टूडेंट मुझे कहेंगे कि सर आर तो ज़्यादा है, भाई आर ज़्यादा है लेकिन आई कम है, आई के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर ये चीज़ कम है स्क्वायर की वजह से और कम हो जाएगी। फर्ज करें मैं कह रहा हूँ करंट इसका जो है इनके मुकाबले में 1/3 है, इसके मुकाबले में 1/3 है, इसके मुकाबले में 1/3 है। फर्ज करें तो 1/3 का स्क्वायर लें तो 1/9 बन जाएगा। तो करंट बहुत स्क्वायर उसको और ज़्यादा छोटा कर देगा, छोटी वैल्यू के का स्क्वायर लें और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर I²RT जो फॉर्मूला है इसके मुताबिक हीट इफेक्ट की वैल्यू सबसे कम इसमें आएगी। अच्छा, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से करंट सबसे ज़्यादा इधर फ्लो करेगा। जब करंट सबसे ज़्यादा इधर फ्लो करेगा तो करंट सबसे ज़्यादा तो हीट इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए करंट का स्क्वायर भी है ना, वो इसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो हीट इफेक्ट सबसे ज़्यादा 300 वाट बल्ब में होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में 300 वाट बल्ब सबसे ज़्यादा ब्रिलियंस शो करेगा और सीरीज़ में 100 वाट। फिर एक और बात, अब आप अपने घर में जो है वो देखना चाहते हैं कि आपके घर की कौन सी चीज़ कितनी बिजली खर्च कर रही है, कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। तो यूनिट का फॉर्मूला ये होता है पावर इन वाट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000।
अब आपने किसी चीज़ की पावर कैसे निकालनी है, फ़र्ज़ करें एक इस्त्री है, उसकी आप पावर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। आप उसको सबसे पहले तो देख लेंगे जिस सॉकेट में लगा रहे हैं उसका वोल्ट मीटर के ज़रिए से वोल्टेज चेक कर लें, या अपना इलेक्ट्रिशियन जो बुलवाएं उसे कहेंगे वोल्टेज चेक कर दे, वोल्टेज आप उसका चेक कर लेंगे। फिर आप देखें कि इस्त्री को लगाकर स्विच लगाने के बाद, ऑन करने के बाद आप देखें इस्त्री कितने एम्पेयर्स का करंट ले रही है। अब वो करंट और उसका वोल्टेज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी पावर आ जाएगी। तो ये पावर फ़र्ज़ करें 1000 वाट की होती है इस्त्री आमतौर पे, तो 1000 लिख दिया। आप 1 घंटा चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लिख दें, तो इधर भी 1000 से ये वाला 1000 कट गया तो 1 बच गया। तो हम कहेंगे अगर इस्त्री 1 घंटा मुसलसल चलती रहे तो वो बिजली का 1 यूनिट कंज्यूम करेगी। इसी तरह कोई भी चीज़ जिसका आपको एम्पेयर पता हो कितने एम्पेयर्स वो ले रही है, आप उसको 220 से मल्टीप्लाई करें या जितने वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसकी प्रेजेंट पावर आ जाएगी। पावर वाट्स के अंदर इधर लिखेंगे, जितने घंटे वो चीज़ चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें और 1000 से डिवाइड कर दें, आपके पास जो है वो आ जाएगा कि ये कितने यूनिट कंज्यूम करती है। अक्सर घरों के अंदर आजकल एयर कंडीशनर जो है उसके साथ एमीटर और वोल्ट मीटर भी लगाए होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपके एसी के साथ जो है एमीटर लगा हुआ है तो एमीटर की रीडिंग देखें, वोल्ट मीटर की रीडिंग देखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख दें। फिर इसके बाद कितने घंटे आप चलाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप 1 घंटे का पहले निकालें, 1 घंटा आप चलाना चाहते हैं तो 1 घंटा यहाँ पर टाइम इन आवर्स 1 लिख दें, तो पावर इधर आ जाएगी, टाइम इधर आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास उसके यूनिट्स आ जाएंगे कि 1 घंटे में कितने यूनिट कंज्यूम करता है अगर ये मुसलसल चलता रहे। अगर कोई एयर कंडीशनर जैसा कि आमतौर पे है वो मुसलसल चलते नहीं रहते और उनका करंट भी कम होता रहता है, तो इस वजह से उनकी फिर हम जो है वो एवरेज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने यानी यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। उनको एक जो है उनकी मुख्तलिफ औकात के अंदर करंट की वैल्यूज़ जो है वो लेकर, तो एवरेज या फिर हम जनरली एक मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर उनका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बिजली के कितने यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं और हम एसी को कितने वक्त के लिए चलाना चाहते हैं और इसका बिल कितना आ सकता है, ये सारी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।